हमारे बच्चे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? नीट के लिए किस तरीके से हमको तैयारी करनी है एवोल्यूशन की, जो एनसीईआरटी की सारी चीजें हैं वो हमको आज क्लोविस दिखाने वाले हैं और क्लोविस की हेल्प से सारे बच्चे इसको सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं, व्हाट इज एवोल्यूशन। यस क्लोविस, क्या कहते हैं? एवोल्यूशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ओरिजिन एंड लाइफ, रीजन ऑफ लाइफ एंड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ थ्रू एजेस। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो अर्थ की साइंस है उसको बोलते हैं बच्चों जियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। और हमारे अर्थ का भी अपना एक पूरा कैलेंडर है जिसका नाम रखा गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है उसको बोलते हैं ईरा। जैसे हमारा अपना कैलेंडर है जिसमें आप देखते हैं ना, जनवरी फरवरी ये मंथ्स होते हैं, और उसके बाद में डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, लाइक दिस 24 आवर्स का एक दिन होता है, और 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। इसी तरह से अर्थ की हिस्ट्री में जो बच्चों सारे ये टाइम पीरियड्स हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे क्लास 11 के पार्ट में भी आप पढ़ते हैं किंगडम, किंगडम की डिवीजन, डिवीजन की क्लास, क्लास की ऑर्डर। इसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है ईरा, और ईरा के होते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स के होते हैं ईपक्स, ठीक है ना। और हमारी बुक में 2 डायग्राम ऐसे भी हैं जिनको हमें सीखना है नीट के लिए कि उनके आंसर्स हमें कैसे देने हैं, किस तरह के क्वेश्चन उन दोनों डायग्राम से आएंगे, दैट विल सी। ऑल राइट, तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट आ गए हैं ऑनलाइन, वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लोविस हमें बताएं, यस, द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 2 चीजें आप देखते हैं जब आप बात करते हैं इवोल्यूशन की, ठीक है। और एनसीईआरटी के अंदर कई सारी बातें की गई उन्होंने। जैसे सबसे पहले हमको ये बताया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ होगा। एनसीईआरटी हमको ये बता रही है क्योंकि यूनिवर्स के बारे में किसी को नहीं मालूम है, आइडियाज आर देयर, यू नो। यूनिवर्स के लिए बोला जाता है कि यूनिवर्स हमारा 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और बच्चों इस चैप्टर में 2 एब्रीविएशन भी चलती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। इट इज 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड द यूनिवर्स। और जो थ्योरीज दी गई हैं इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर, उसमें यह बताया जाता है कि यूनिवर्स कैसे बना, और फिर अल्टीमेटली जब उस थ्योरी पर आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। और ये अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ही आसान सी चीज है। कभी आपने दीपावली पर अनार को जलते हुए देखा होगा, है ना। तो अनार में से क्या होता है, अनार कह देते हैं चलिए कि ये अनार रखा हुआ है और ये जल रहा है, और इसमें से बहुत सारी चिंगारियां निकल रही हैं, ऐसे करके ये दूर जा करके गिरती हैं। जो टुकड़ा जितनी दूर जाता है वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन अनार ओवरऑल जब आप ये जलने के बाद बंद हो जाता है तो आप इसे छू नहीं सकते, ये बहुत गर्म होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यूनिवर्स या हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन की बात की गई है कि इसका ओरिजिन कब और कैसे हुआ होगा। वो बताते हैं कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर क्या था बच्चों, देयर वॉज अ क्लाउड, देयर वॉज अ क्लाउड ऑफ कॉस्मिक मटेरियल, देयर वॉज अ क्लाउड ऑफ कॉस्मिक मटेरियल, जिसका नाम रखा गया है सोलर नेब्यूला, सोलर नेब्यूला।
SOLAR, सोलर नेबुला, दिस वाज अ क्लाउड ऑफ कॉस्मिक मटेरियल। आपको पता है कि कॉस्मिक रेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, एंड दैट यू नो थ्रू द फॉर्मूला इज इक्वल टू Sc अपॉन लैम्डा। यस और नो? तो कॉस्मिक मटेरियल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि कॉस्मिक रेस की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, ठीक है ना? तो जब ये बादल बना, एक क्लाउड बना आउट इन द सो कॉल्ड, अभी जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, तो ये आउटर स्पेस में एक क्लाउड था, सोलर नेबुला, 20 बिलियन ईयर्स पहले। ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं क्योंकि उस वक्त कोई था नहीं, किसी ने देखा हो। तो क्या हुआ कि एनर्जी एग्रीगेशन की वजह से यहां एनर्जी एग्रीगेट होती चली जा रही थी इसके अंदर, ये सोलर नेबुला था। अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, अनइमेजिनेबल इन साइंटिफिक टर्म्स। आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा बादल था, कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, और उस ब्लास्ट का नाम रखा हुआ है द बिग बैंग। द बिग बैंग। आपने ऋतिक अंकल की मूवी देखी होगी बैंग बैंग, उसमें 2 बार हुआ है, तो उसका नाम रखा है बिग बैंग, बैंग बैंग। यह है बिग बैंग। बैंग मतलब बहुत बड़ा धमाका। और फिर क्या हुआ कि जितनी भी चीजें दूर गईं, जैसे अनार जलता है तो अनार की चिंगारियां जो दूर जाती हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं, इसमें भी जो चीजें दूर चली गईं वो जल्दी ठंडी हो गईं, एंड दे बिकेम प्लैनेट्स, राइट। और जो सेंट्रल पोर्शन था वो हीट अप हो गया। अब देखिए, थ्योरी बात कर रहे थे हम यूनिवर्स की, और घूम फिर के आ गए कहां? सोलर सिस्टम पे। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम है हमारा। तो सोलर सिस्टम तो बहुत छोटा यूनिट है। अगर इस पूरे बोर्ड को, इस पूरी दीवार को जो आप देख रहे हैं, ये जो डिजिटल दीवार है, इस दीवार को अगर आप देख रहे हैं, इसको आप यूनिवर्स मान लें, तो अर्थ पता है क्या है? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो आपको दिख नहीं रहा है, स्मॉल स्पेक, इट्स अ स्मॉल स्पेक। अर्थ इतना छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है, स्मॉल स्पेक, इतना छोटा है। तो लिखा तो ये जाता है कि बिग बैंग थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन अस हाउ यूनिवर्स वुड हैव बीन फॉर्म्ड, बट अल्टीमेटली जब हम इस थ्योरी की डिटेल में जाते हैं तो पता ये चलता है कि अरे ये तो हमारे सोलर सिस्टम की बात हो रही थी। क्या लिखा है थ्योरी में? कि जो बिग बैंग हुआ उससे जो टुकड़े दूर चले गए, जो बड़े बड़े टुकड़े थे, वो जब दूर चले गए तो वो जल्दी ही ठंडे हो गए और वो बन गए प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स। और जो सेंट्रल पोर्शन था ये हीटअप हो गया और ये बन गया सन। तो सन तो स्मॉलेस्ट स्टार है, शायद बहुत से लोगों को ये बात आज पता चली हो। सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार। शाहरुख खान जी का एक प्रोग्राम आता था कि आप 5वीं पास से तेज हैं, तो उन बच्चों से ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि सन इज द लार्जेस्ट स्टार और स्मॉलेस्ट स्टार। सो सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार एंड इट इज नियरेस्ट टू अस। तो जितने भी स्टार्स हैं, दे हैव देयर ओन एनर्जी बिकॉज ऑफ बिग बैंग, क्योंकि वो सेंट्रल पोर्शन थे, दे गॉट हीटेड अप जस्ट लाइक द सन। और सबसे बड़ा जो स्टार है उसका, अब तो खैर बहुत सारे मिल गए, बट आपके लेवल पर या हमारी बुक्स के लेवल पर जो लार्जेस्ट स्टार का नाम बच्चों आता है उसका नाम है द रेड जायंट, ऑल्दो इट इज नॉट गोइंग टू कम इन नीट। कैनिस मेजोरिस इसको बोलते हैं, कैनिस मेजोरिस। इट इज कॉल्ड कैनिस मेजोरिस, इट इज कॉल्ड कैनिस मेजोरिस, ठीक है, द लार्जेस्ट स्टार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे यूनिवर्स की, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चला कि सोलर सिस्टम को किस तरीके से हम देख रहे हैं, या सोलर सिस्टम का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और यू कैन रिव्यू द क्लास टू नोट द थिंग्स डाउन। चलिए भाई, क्लोविस हम लोगों का थोड़ा सा विजू आगे लेकर के चलिए।
हमारे बच्चों को और दिखाइए क्लोविस आगे के अब हम क्या देखने जा रहे हैं, क्योंकि बात जब हुई यूनिवर्स की तो यूनिवर्स तो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ये बताया जाता है कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कितना? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। और उस पर जो लाइफ है, चलिए इसको एक बार लिख ही लेते हैं बच्चों, आप समझ भी जाएंगे। जो अर्थ का ओरिजिन हुआ तो ये बताते हैं कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इस चैप्टर में दो एब्रीविएशन चलती हैं, BYA बिलियन ईयर्स एगो एंड MYA मिलियन ईयर्स एगो, लाइक दिस इट गोज। तो अर्थ, अच्छा 1 बिलियन में आपको पता है 1000 मिलियन होते हैं, यू नो दैट 1 बिलियन हैज 1000 मिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन। sometime you know it makes you laugh कि यार क्या बार बार गड़बड़ हो रही है। चलिए खैर, और जो लाइफ है, लाइफ जो अर्थ पर आई वो 500 मिलियन ईयर्स के बाद आई, 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद आई। लाइफ यहां पर 4000, 4000। इट इज 4000 ईयर्स ओल्ड। आप लिख लीजिए इसको। मतलब अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ आई। और लाइफ के लिए कई सारे स्टेप्स हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एटम्स जुड़े तो बने मॉलिक्यूल्स, नाम हुआ केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहला काम एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल्स का बनना, केमिकल इवोल्यूशन। उसके बाद केमिकल्स का जुड़ना और फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स का बनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, उनके मोनोमर्स, इन सब का बनना। तो ये कहलाने लगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और उसके बाद लिविंग बीइंग्स का फॉर्मेशन, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये 3 लेवल हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा है बच्चों कि पहली सेल कैसे आई, नोबडी नोज। सेल्यूलर इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पहली सेल कैसे आई, नोबडी नोज। लड़ाइयां होती रहती थी साइंटिस्ट के बीच में। आधे साइंटिस्ट कहते थे कि भाई लिविंग से लिविंग आए हैं, ए बायोजेनेसिस हुआ है। नॉन लिविंग से लिविंग आए हैं, ए बायोजेनेसिस मींस नॉन लिविंग से लिविंग आए। तो इनसे पूछा जाता था कि आज ऐसा क्यों नहीं होता। आप सब सीखेंगे अभी क्लास में। और दूसरे लोग कहते थे बायोजेनेसिस हुआ है, लिविंग से लिविंग आए हैं। तो उनसे पूछा जाता था पहला लिविंग कहां से आया। जब बोला गया लिविंग से लिविंग आए हैं तो उनसे पूछा गया पहला लिविंग कहां से आया। ये लड़ाइयां होती रहती थी। सपोज एक टीम हमारी है मेल्स की, एक टीम फीमेल्स की है। तो मेल्स बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग आए। तो फीमेल्स ने पूछा, जो फीमेल स्टूडेंट हैं उन्होंने मेल स्टूडेंट से पूछा, गर्ल्स ने बॉयज से पूछा कि नॉन लिविंग से लिविंग अगर आप कह रहे हैं आए हैं तो आज ऐसा क्यों नहीं होता, आज नॉन लिविंग से लिविंग क्यों नहीं आते। और जब बॉयज ने बोला कि भाई, जब गर्ल्स ने बोला लिविंग से लिविंग आए हैं तो बॉयज ने बोला पहला लिविंग कहां से आया। इस तरह से साइंटिस्ट के बीच में भी लड़ाइयां चलती रहती थी। ठीक है, इन सब बातों को शांत कर दिया 2 लोगों ने,
ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन ऑफ रशिया पूछा जा सकता है नीट में, ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने क्या कहा बच्चों, इन्होंने बोला कि पहली बार नॉन लिविंग से लिविंग आया, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, और एक साथ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लेसेस पर यह काम हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। और उसके बाद में आज तक लिविंग से लिविंग आ रहे हैं, उसके बाद से आज तक लिविंग से लिविंग आ रहे हैं। अब इनसे जब सवाल पूछे गए भाई पहला लिविंग कहां से आया, नॉन लिविंग से आया, आज ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइफ के आने से पहले का जो अर्थ था वो अभी देखने वाले हम लोग कैसा था, ये सब कुछ आपको इसे माइंड में रखना है। ऑल राइट, सी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, many theories have been proposed, so for that I'll have to just remove this part for you, you can review it, no problem. तो एटम से मॉलिक्यूल का बनना केमिकल इवोल्यूशन, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स या जायंट मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोलते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, उनका बनना दैट इज व्हाट, क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना। और फिर उससे सेल का बनना सेलुलर इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसके बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक में साफ लिखा हुआ है, nobody knows about it, ठीक। So many theories have been proposed to explain the origin of life, but most of them are of only historical importance. अब जैसे जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं वो क्या कहती हैं क्लोविस जी, वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या कहती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन? सारी रिलीजियस बुक्स में ये लिखा हुआ है। क्लोविस ने हमें दिखाया कि जो क्रिएटर हैं अलमाइटी, उन्होंने पूरी दुनिया को 6 नेचुरल डेज में बना दिया, 6 नेचुरल डेज, एंड ऑन द 6th डे फर्स्ट मैन वाज मेड, एंड फ्रॉम हिज 12th लेफ्ट रिब was फर्स्ट वुमेन वाज मेड। और नाम भी आप रिलीजियस बुक्स में सारे देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉस्मोजोइक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। स्पर्म माने सीड, ये थ्योरी क्या कहती है? कॉस्मोजोइक थ्योरी ये कहती है बच्चों के आउटर स्पेस से सीड्स या स्पोर्स, देखिए वर्ड आ गया स्पर्म, स्पर्म माने सीड, तो आउटर स्पेस से सीड्स या स्पोर हमारे बैरन अर्थ पर आए और फिर वहां पर वो जर्मिनेट कर गए। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई आउटर स्पेस में ऐसी कंडीशन ही नहीं है जो कि सीड्स और स्पोर्स का एग्जिस्टेंस अलाउ करें या उसे रहने दें वहां पर, वो वहां जिंदा नहीं रह सकते तो अर्थ पे कैसे आ गए? फिर कुछ लोगों ने कहा अचानक से लाइफ आ गई, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अचानक से लाइफ आ गई। तो लुइस पास्चर ने इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि अचानक से कुछ नहीं होता जी। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इट्स अ काइंड ऑफ कैटास्ट्रोफ, एक बहुत बड़ा सा हादसा हो गया जिसकी वजह से लाइफ आएगी। एंड ऑफ कोर्स लिविंग से लिविंग का आना, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज क्लोविस, थ्योरी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ और कोसरवेट्स थ्योरी, कोसरवेट्स जिनको हम बोलते हैं एंसेस्टर्स ऑफ द फर्स्ट सेल के भी एंसेस्टर। सो मूविंग अहेड, जी क्लोविस क्या दिखा रहे हैं? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ वर क्रिएटेड बाय डिवाइन पावर द ऑलमाइटी, ठीक है। और हमें इस तरह से ये पिक्चर्स में नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट फॉलो सच पिक्चर्स। कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया, व्हाट इट सेज, लाइफ माइट हैव एग्जिस्टेड एल्सवेयर, कहीं और रही होगी, है ना, और वहां से हमारे अर्थ पर आ गई। एंड इट माइट हैव रीच्ड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मोजो और पेंस्पर्मिया, यानी कि सीड्स और स्पोर्स आ गए होंगे, ये ऐसे आ रहे हैं, सीड्स और स्पोर्स आ रहे हैं हमारे अर्थ पे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। Then theory of spontaneous generation, life originated from non-living or decaying and rotting substances like manure, dew, etc. इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि ऐसा नहीं होता। अब देखिए यहां पर क्या किया, एक फ्लास्क ये ओपन है और इसमें जो फ्लाइज थी वो रखी गई, तो उनके बच्चे मिले मैगट्स, क्योंकि वहां पे खाना रख दिया था। अगर अपने आप लाइफ आती तो मीट का पीस यहां भी था, लेकिन ये फ्लास्क बंद था, इसमें कोई फ्लाइज अंदर नहीं गई, तो उनके मैगट्स नहीं मिले, ठीक है।
जब नेट लगाया तब भी मैगट नहीं मिले, क्लोथ लगा दिया तब भी नहीं मिले। तो अगर अचानक से लाइफ आ रही थी तो यहां भी आती और यहां भी आती, लेकिन ये बंद था रास्ता। तो ये बात बोली किसने? लुईस पास्चर ने। एक्चुअली ये बात तो सबसे पहली बार पता है किसने बोली थी? ये बात सबसे पहली बार बोली थी रुडोल्फ विर्चो ने। आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यस और नो? तो उसी चीज को यहां पर देखिए, प्री एग्जिस्टिंग फ्लाइज से न्यू मैगट्स आए, द बच्चे ऑफ यू कैन से छोटे बच्चे फ्लाइज के मैगट्स कहलाते हैं। और यहाँ मीट, यहाँ भी मीट, लेकिन यहाँ नेट और यहाँ पूरा बंद कर दिया, यहाँ पर कोई मैगट्स नहीं थे। अगर अचानक से लाइफ आती तो यहाँ भी आ जाती। सो दिस थ्योरी वाज finally put to rest once and all by Louis Pasteur through his Swan-Neck-Flax experiment. Clovis, please show us theory of biogenesis. What it says, all living organisms originate from pre-existing organism. Louis Pasteur experimentally proved this through Swan-Necked Flask experiment. और ये NCERT में mentioned है बच्चों, Swan-Necked Flask experiment. You should see this, right? This is the experiment. देखिए क्या किया। अब ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क की जो ये गर्दन है इसको मोड़ दिया, ठीक है, ये यहां मुड़ी हुई है। तो जितने भी जर्म्स, लुईस पास्चर जर्म बोलते थे, वो जर्म्स अगर एंटर करेंगे तो ये कर्व्ड एंड पर रुक गए, यहां नहीं मिले, यहां पूरे चले गए तो यहां मिल गए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर अपने आप लाइफ आती तो दोनों में बॉयल हो रहा है मीडियम, यहां भी मीडियम बॉयल हो रहा है, यहां भी मीडियम बॉयल हो रहा है ना, लेकिन यहां पर हमको मिल गए। तो पास्चर टिल्टेड द फ्लास्क अलाउइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर द ब्रॉथ। ब्रॉथ मींस द कल्चर मीडियम। तो यहां पर वो एंटर हुए, यहां पर ग्रो करने लगे, लेकिन यहां पर ये ट्रैप हो गए, देख रहे हैं ये ट्रैप हो गए कर्व्ड एंड पर, यहां भी ट्रैप हो गए होंगे, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिला। दिस वाज Swan-Necked Flask experiment. Clovis, next please. Theory of chemical and biological origin of life or Coser-Waits theory proposed by Oparin and supported by Haldane. Primitive organisms evolved spontaneously from the inorganic substances as a result of physical forces such as lightning, ultraviolet radiation, volcanic activities. कि जितने भी एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, जब उन पर बिजली गिरी, फिर बारिश हुई, तो वो पहले तो गर्म हो गया सारा सूप, उसको नाम दिया हेल्डेन सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, और फिर जब बारिश हुई तो वो ठंडा हो गया, और उससे फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, अमीनो एसिड्स वगैरह, वो सब बने। Thus origin of life was primarily a phenomena of chemical evolution that later led to biological evolution. What is chemical evolution? The earth originated approximately 4.5 to 5 billion years ago. At that time what happened? जरा पीछे जाइए क्लोविस। At that time the temperature of the earth was estimated to be around 5000 डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन, टू 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्लोविस क्या कहते हैं भाई आगे, इट स्लोली कूल डाउन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ प्लेसेस पर हो रहा था बच्चों एक साथ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइट और लाइटर एलिमेंट्स सच एज हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, दे फ्लो टू द सरफेस एंड फॉर्म द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, पानी के साथ तो थी, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल, तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर था वो हाईली रिड्यूसिंग टाइप का था, इसलिए एबायोजेनेसिस हुआ। और आज जो एटमॉस्फेयर है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग टाइप का है बच्चों, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए अब बायोजेनेसिस होता है। ऑलराइट, देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये सब CO2, H2O, N2, primitive atmosphere contained gases including water vapor that escaped from volcanoes. As the water vapor cooled, some gases were washed into the ocean by rain. All right, this was hot with abundant hydrogen and absence of free oxygen. Thus it was a reducing atmosphere. यही था उस वक्त पे, reducing atmosphere था, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए एबायोजेनेसिस हुआ। और आज ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, आज ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, इसलिए बायोजेनेसिस हो रहा है। The elements were combined and formed as compound such as ammonia and methane. This was chemical evolution. और जब फिर इनसे क्या बन जाएंगे, as you can see here, organic monomers, amino acids, then polymers, proteins, ये है organic evolution। तो केमिकल्स का बनना या एटम्स जुड़ने के बाद मॉलिक्यूल्स का बनना, ये सब क्या था,
केमिकल इवोल्यूशन, और इससे ऑर्गेनिक मोनोमर्स और पॉलीमर्स का बनना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, फिर उससे सेल का बनना जिसके बारे में बुक ने लिखा है कि हम नहीं जानते, दैट इज सेलुलर इवोल्यूशन लीडिंग टू व्हाट? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, राइट? Water vapor in the atmosphere condensed into droplets of rain which ran over the land as the stream, rivers and finally collected to form the oceans. As you can see, जितने भी गड्ढे थे वो भर गए, वो ओशन बन गए। बुक में इस तरह से लिखा है एनसीईआरटी में कि जितने भी गड्ढे थे, जो डिप्रेशंस थे, they got filled and they became the oceans. Ammonia, methane, etc. were washed down along with the rainwater, and then mineral rock were also dissolved, leading to the accumulation of minerals in the water. Highly reactive radicals such as CH and CH2 condensed to form a variety of hydrocarbons, as you can see here. They reacted with ammonia and water to produce various simple organic molecules like sugars, amino acid, fatty acid, purines, pyrimidines, और इन्हीं से सब हमारे जितने भी बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस आप देखिए किस तरीके से एटम्स जुड़े, मॉलिक्यूल्स बने, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और फिर उसके बाद में ये पूरा डीएनए, आरएनए, एनर्जी कैरियर्स। पहले बिजली गिरी, बारिश हुई, फिर ये सब ठंडा हो गया। जब बिजली गिरी तो इसका नाम रख दिया हॉट डाइल्यूट सूप और हेल्डेन सूप। हेल्डेन ने ये नाम दिया था, हेल्डेन सूप। ऑल राइट, all these reactions occurred in the pools of boiling water on the oceans, which was described as a hot dilute soup or prebiotic soup by Haldane. लाइफ के आने से पहले का सूप, इसलिए नाम था हॉट प्रीबायोटिक सूप। Then in the prebiotic soup, simple organic molecule produced develop into complex polymers like polysaccharides, you know them, proteins, fats and nucleic acids. As you can see, prebiotic soup, polymers, origin of life, RNA world and then DNA, क्योंकि आपको पता है कि पहले तो RNA आया, उसके बाद ही DNA आया, है ना? Nucleic acid and proteins combine to form nucleoproteins. क्लोविस, अब आप थोड़े फास्ट ट्रैक पर बच्चों को दिखाइए, बच्चों के पास टाइम कम होता है। So this theory states that living organisms on the earth were created by divine power. ये वही है theory of special creation, cosmozoic theory, theory of spontaneous generation, theory of catastrophism, theory of special creation. So this is a question for you. कौन सी थ्योरी है? 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। कौन सी थ्योरी ये बोलती थी? That all things were, formed by the divine power. It was theory of special creation. So it was an easy question. Next question अब आप ट्राई करें। Theory of spontaneous generation is also called theory of biogenesis or theory of abiogenesis or theory of catastrophism or theory of panspermia. देखें कितने बच्चे आंसर देंगे इसका। फिर क्लोविस हमें बताएंगे। यस, लेट अस सी क्लोविस क्या बताते हैं। ये क्लोविस, व्हाट इज द राइट आंसर? बच्चों को बताएं जल्दी। इट इज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस अपने आप आ गया, नॉन लिविंग से लिविंग आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। कौन सा था? यस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी पोस्ट करें बच्चों। What was the atmosphere of primitive Earth? It's not polymerizing atmosphere. Yes, it was highly reducing type. क्लोविस बताएं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now moving on to biological evolution, the origin of living organism and their diversification. फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स, ये भी सेल के एंसेस्टर्स हैं। कोसर्वेट्स, प्रोटोबायंट्स, माइक्रोस्फीयर्स, अलग अलग तरह के एंसेस्टर्स हैं ये। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स कॉल्ड कोसर्वेट्स बबल लाइक ड्रॉपलेट्स वर सिंथेसाइज्ड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। हम क्या बोलते हैं कि जो सुप्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से माइक्रोमॉलिक्यूल, देन मैक्रोमॉलिक्यूल, देन सुप्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, वही हैं ये सारे supramolecular complexes.
as you can see here, organic molecules, conservates, and then they were formed, bubble like droplets. अब यहां पर एक बात आ गई, फ्री जीन्स. देवर सम टाइप ऑफ केमिकल ऑर्गेनाइजर्स जो फ्री जीन्स की बात करते हैं. एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें. डेवलप टू गिव दीज ड्रॉपलेट्स द एबिलिटी टू टेक इन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स. ठीक है, तो वो सराउंडिंग से जो फ्री जीन्स बनी और इन ड्रॉपलेट्स को हेल्प किया कि आप सराउंडिंग से क्या ले लें, मॉलिक्यूल्स ले लें. ये भी सबके व्यूज हैं बेसिकली अलग अलग. ये आ गई फ्री जीन्स आप देख रहे हैं, और ये अंदर चली गई सेल के अंदर. लेटर दे एक्वायर्ड लिपिड मेम्ब्रेन, और बन गई सेल. ऐसा लोग सोचते हैं, बट सेलुलर इवोल्यूशन के लिए दे आर नॉट कंफर्म. Some of the protein inside them acquired the property of enzyme, resulting in the fast multiplication of molecules. As you can see here. एक से दो. So free genes started absorbing organic molecules. बाहर से मॉलिक्यूल लेने शुरू कर दिए फ्रॉम द प्रीबायोटिक सूप एंड इवॉल्व्ड इनटू एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स. पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? वो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स थे. पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म दे वर कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन अर्थ एनारोबिक हेटेरोट्रॉफ्स, ऑफ कोर्स कीमो हेटेरोट्रॉफ्स. ये क्वेश्चन आता है नीट में, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. ये क्वेश्चन नीट में आता है. ठीक है, याद रखिएगा इसको. They obtained their energy by fermentation of some organic molecules. The earliest living organism have clumps of nucleoproteins. और आप जानते भी हैं कि वायरस पर भी एक प्रोटीन कोट होता है, और वायरस खुद न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर प्रोटीन बन गया, that is called nucleoprotein. During the course of evolution, these early prokaryotes acquired the carbohydrate synthesis catalyzing enzymes containing one or two DNA molecule and were similar to the present day prokaryotes. देखिए ये आ गया बिल्कुल बैक्टीरियल सेल की तरह, जैसे आप देखते हैं राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, ये इसका पूरा डीएनए आ गया यहाँ पर ना. मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, फ्लैजेला, पिलाई आर देयर. प्रेजेंट डे प्रोकैरियोट के जैसे. द अर्ली कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन थ्राइव एट हाई टेम्परेचर इवॉल्व्ड. हेटेरोट्रॉफ पहले आए, फिर ऑटोट्रॉफ आए, वो भी प्रोकैरियोटिक. उनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज हायर प्लांट्स के पास मिलता है. दीज ऑर्गेनिज्म कुड टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू देयर बॉडीज एंड यूज द केमिकल एनर्जी टू क्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स. तो अब इन्होंने ऑटोट्रॉफी स्टार्ट करी. पहले हेटेरोट्रॉफी आई, फिर ऑटोट्रॉफी आई. मेटाबॉलिज्म ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. व्हाट दे आर डूइंग, यू कैन सी. दे आर रिड्यूसिंग अमोनिया टू नाइट्रेट, देन टू नाइट्राइट, and of course cell biomass quickly was formed. Some bacteria synthesizes bacterial chlorophyll. इसी की बात मैं आपको बता रहा था. पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फ्रॉम द मैग्नीशियम पोरफायरिन ऑफ ओशन वाटर. पोरफायरिन इट्स ए काइंड ऑफ हेड. क्लोरोफिल का जो हेड होता है उसे पोरफायरिन हेड बोलते हैं, और उसका सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल ग्रीन है बच्चों. ठीक है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे. Later, the bacterial chlorophyll evolved into true chlorophyll, as in cyanobacteria in plants. And you know that oxygenic photoautotropic organism like blue-green algae evolved. Oxygenic photosynthesis का मतलब होता है जब photosynthesis में ऑक्सीजन इवॉल्व हो. पहले क्या होता था, अब आप देखते हैं बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड इवॉल्व होती, सल्फर इवॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती. सल्फर अगर निकल रही है फोटोसिंथेसिस में तो हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ये सब आपको 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है ना. तो दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया भी कहलाते हैं. ग्रीन प्लांट्स. इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो. बहुत मतलब अर्थ के भी बनने के 2.5 बिलियन ईयर्स के बाद कितना टाइम लगा. और ये फिनोमेना एक जगह नहीं हो रहा था कि हम बोलते हैं एक सेल से कितनी ऑक्सीजन निकल गई कि एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया. ये फिनोमेना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लेसेस पर अर्थ पर हो रहा था.
These events transform the reducing atmosphere into modern oxidizing atmosphere. यहां बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एक सेल से ऐसा कैसे हुआ कि पहली सेल बनी और इतनी ऑक्सीजन निकाल दी उसने। तो ये एक सेल नहीं बनी, बल्कि एक साथ बहुत जगह पर, इतना बड़ा अर्थ है, बहुत जगह पर ये प्रोसेस हुआ और सब ने ऑक्सीजन निकाली तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग बना। With the availability of a free oxygen, aerobic mode of respiration evolved finally. Later, the eukaryotes evolved probably by two processes, chemical and biological, of course. Experimental verification of chemical origin of life. और ये मत भूलिएगा, ये तो एनसीईआरटी में बना हुआ भी है बच्चों, you know that, है ना। यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया था, उसको क्लोज लूप में बंद किया था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाई थी, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ था। क्योंकि जैसा कि ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया वैसा ही इन्होंने करके देखा। यूरे ने अपने स्टूडेंट मिलर से कहा कि मिलर जरा करके तो देखो, क्या तुमको बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, क्या तुमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं, क्या तुमको और चीजें मिलती हैं। तो ये सब इन्होंने लैब में करके देखा ओपेरिन और हेल्डेन के कॉन्सेप्ट को। तो ये इन्होंने बनाया सेटअप, इलेक्ट्रोड्स ले ली टंगस्टन की, ये 5 लीटर का फ्लास्क था, क्लोज लूप थी ये, ठीक है। यहां बॉयल हो रहा था वाटर और इसके अंदर क्या डाला इन्होंने, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया, ये सब यहां पहुंची। और जब स्पार्क डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि बिजली गिरी थी हॉट डाइल्यूट सूप पर, फिर यहां कंडेंसर लगा दिया, जो भी मटेरियल था वो ठंडा होकर के नीचे आ रहा था। तब इन्होंने देखा कि इसमें क्या मिला इनको, लेट अस सी। इसको पूरा सील कर दिया और फिर फाइनली स्पार्क चेंबर वाज कनेक्टेड टू अदर एंड टू कंडेंसर ट्यूब, स्टिमुलेशन ऑफ रेन एंड कूलिंग, है ना। ये कंडेंसर ठंडा करेगा इसको, मटेरियल को, जब यहां से आएगा, जैसे कि बारिश पड़ी थी हॉट डाइल्यूट सूप पर। आफ्टर सम डेज दे नोटिस सिंपल अमीनो एसिड सच एज ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरे साइंटिस्ट को शुगर्स भी मिली हैं, यूरे और मिलर को अमीनो एसिड मिले थे, वो भी सिंपल वाले, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है यहां पर। लेटर इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड आल्सो फॉर्मेशन ऑफ एडेनिन एंड अदर नाइट्रोजनस बेसिस वर नोटिस एंड एज वेल एज शुगर्स आल्सो, यू नो, सब कुछ मिला। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ लाइफ इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हेल्डेन, यूरे, स्टैनले मिलर और एआई ओपेरिन। ऑल्दो ये बुक का नाम एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दिस नेम इज नॉट गिवन इन द बुक। तो हम क्लोविस से पूछ लेते हैं, क्लोविस व्हाट इज द राइट आंसर। क्लोविस सेड्स इट्स ओपेरिन, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय, ये तो बहुत आसान है, सब इसका जवाब दे देंगे सारे बच्चे। क्या कहते हैं बच्चे, व्हाट इज द आंसर। क्लोविस जरा बच्चों की हेल्प करिए। ओके, इट्स वाज यूरे एंड मिलर। थर्ड क्वेश्चन, द गैसियस मिक्सचर सील्ड बाय मिलर इन द स्पार्क चेंबर, ये तो पक्का आना है नीट में क्वेश्चन, दिस इज अ मस्ट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है। रुक जाओ क्लोविस, तुम इतना ज्यादा जूम आउट होने लगते हो, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। हाँ बच्चों बताएं, ऑप्शंस आर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, अमोनिया, H2 water, then CH2, NH3, H2 water, and the fourth option is all of the above. So if you are taking a lot of time, we can ask Clovis again. Clovis, help my students. Okay, it was the first option, methane, ammonia, hydrogen and water. ये मस्ट क्वेश्चन है नीट के लिए बच्चों इस साल। जो बच्चे 12 तारीख को नीट देने जा रहे हैं वो इसे जरूर कर लें, और जो अगले साल दें या उससे अगले साल दें उन्हें तो इसको करना ही है, छोड़ना नहीं है। दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में तो नहीं बोलूंगा, बल्कि हॉटेस्ट का मतलब कि इस बार आने के पक्के पक्के चांसेस हैं इस सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिमिटिव ओशन इज डिस्क्राइब्ड एज द हॉट डाइल्यूट ऑफ प्रीबायोटिक सूप। भाई कितना आसान सवाल है, लेकिन बच्चों से ये भी नहीं हो पाता है, ये तो सबको मालूम है। ओपेरिन, मिलर, हेल्डेन और यूरे। जी बच्चों, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर इज हियर, लेट अस चेक।
क्लोविस बताएं। ओके, क्लोविस ने भी यही बोला, शाबाश बच्चों। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है बुक में, हमें ये सबूत देने हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, सबूत देने के इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप सबूत दीजिए कि इवोल्यूशन हुआ है। तो सबूत हम क्या दें? कितनी आसान और बड़ी अच्छी बात एनसीईआरटी में लिखी है कि अगर ह्यूमन बींग्स, हम जो जिसकी हमारी कोई औकात नहीं है, कितने सारे हाइब्रिड बना लिए एनिमल्स के, डॉग की कितनी वैरायटीज आप देखते हैं, और ये काम सम 100 ऑफ ईयर्स में हमने कर लिया, तो नेचर इस काम को बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्यों नहीं कर पाया होगा, जबकि उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं। ये बुक में लिखा है एनसीईआरटी में। क्या आप सबूत मांग रहे हैं इवोल्यूशन का? अरे भाई, जब ह्यूमन बीइंग जिसकी कोई औकात नहीं है, उसने इतने सारे बड़े बड़े काम कर लिए, तो नेचर के पास तो सारे रिसोर्सेज थे। नेचर कुड नॉट हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दिस इज गिवन इन द बुक। और एविडेंसेस अलग अलग फील्ड से आती हैं। क्लोविस बताएं जरा, एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, ऑफ कोर्स द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स, यू नो, दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट, तो बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए। एम्ब्रियोलॉजी से आप ये देखिए कि अगर आप फिश, सेलेमेंडर, टार्टस, चिक और रैबिट मैन के अर्ली एम्ब्रियोस को कंपेयर करें तो सब कॉमन है, क्योंकि गिल स्लिट सब जगह हैं। ठीक है, मींस वी ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, जैसे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये जरूर आना है, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में से एक पक्का आता है नीट में हर साल। होमोलोगस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। और एनालोगस, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। अब आप ये देखिए, ये 4 लिम्स बनाए हुए हैं, ह्यूमन, लिजर्ड, कैट, व्हेल, बैट, फ्रॉग, सबकी बोन्स में सेम पैटर्न है बोन्स का। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, बट सबके फंक्शन अलग अलग हैं। कहीं उड़ने का काम आ रहा है, कहीं तैरने के काम आ रहा है, यू नो, कहीं पर बहुत सारे हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। तो सब जगह पर अलग अलग काम में ये लिए जा रहे हैं, बट यू हैव द सेम पैटर्न्स ऑफ बोन्स। ह्यूमरस सब जगह है, रेडियस अल्ना सब जगह है। ठीक है, एविडेंसेस फ्रॉम सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये तो आप चैप्टर 6 में भी पढ़ते हैं कि सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और क्या देखते हैं कि एयूजी सबके अंदर स्टार्ट कोडॉन है, बैक्टीरिया से ह्यूमन तक, दैट इट शोज यू। सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस में फर्दर देखिए, बताते हैं, fossils are the remnants of plants or animals that were preserved in the layers of earth and have been excavated from the soil. As you can see, the people are doing a lot of hard work to find out the fossils. Biologists and paleontologists have found the fossils of many transitional forms, connecting links. आप जानते हैं ना Archaeopteryx का नाम? These links all the major groups of vertebrates. Eustenopteron between the fish and the amphibian. You can see here. Although it is not there in NCERT. Semoria, amphibian and reptile. Archaeopteryx between reptile and birds. This is Archaeopteryx. Beautiful one. Yes or no? और देखिए किस पेड़ पे बैठी है, ये पहचानते हैं इस पेड़ को? इस पेड़ को पहचानते हैं? जिंगो बाइलोबा, लिविंग फॉसिल। जिम्नोस्पर्म में एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, जिंगो बाइलोबा। इसको भी पढ़ लेना, चैप्टर 3 में जिम्नोस्पर्म में है। एंड देयर आर सो मेनी, ये सब एनसीईआरटी के बाहर के हैं, साइनोग्नेथस एंड ऑल, यू नो। क्लोविस आप थोड़ा फास्ट ट्रैक पर दिखाइए था। ये फॉसिल ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड थ्रू कार्बन डेटिंग, यू नो दैट, यूरेनियम 238 एंड पोटेशियम 40. This method is called radiocarbon dating method. C14 is commonly used, that you know. This is what I was talking about, the geological time scale. ठीक है, इसमें ईराज हैं, अभी तक 3 यूकैरियोट के ईरा हैं। इससे पहले प्रोकैरियोटिक ईरा था जिसको प्रोटीरोजोइक बोलते हैं, ये सब यूकैरियोट के हैं। पेलियोजोइक, मीसोजोइक, आजकल चल रहा है सीनोजोइक। और इसके ये जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है, दैट इज क्वाटरनरी पीरियड। आप जो जुरासिक पार्क मूवी देखते हैं, जुरासिक इज द नेम ऑफ द पीरियड। एंड देन यू हैव ईपक्स और सीरीज। जो अभी जो चल रहा है वो रीसेंट और होलोसीन ईपक चल रहा है, रीसेंट और होलोसीन ईपक। मॉडर्न मैन यहां पर इवॉल्व हो रहे हैं। ऑल राइट, थोड़ा क्लोविस फास्ट ट्रैक पर चलेंगे। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी दैट यू हैव जस्ट सीन, है ना, अर्ली एम्ब्रियोस को कंपेयर करेंगे तो सब सेम ही होते हैं। And Ernst Haeckel is considered as the father of embryology.
ऑफ कोर्स वॉन बेयर एनसीईआरटी में मेंशन है. You know biogenetic law, ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny मतलब आगे आने वाली जनरेशन शो करती है, रिकैप करती है, चीजें दिखाती है अपने एंसेस्टर की, फाइलोजेनी की. ठीक है. Ontogeny recapitulates phylogeny. Von Baer is considered the father of modern embryology. Again, you can see the early embryos are same in shark, lizard, chicken, pig, and human. Observation of Von Baer. Sequences of the developmental stages of some animals studied at the embryological fish, salamander, tortoise, chicken, man. So common है, मतलब आप पहचान ही नहीं सकते किसका है ये. बिल्कुल अर्ली एम्ब्रियोस कॉमन है सबके. Recapitulation of certain ancestral features during embryonic development. Ontogeny means आगे आने वाली जनरेशन. It recaps, दोबारा दिखाती है अपने ancestors के features. Early embryos of the above animals resemble each other closely in some basic fundamental features. बार बार देखिए आपके सामने आ रहा है. अर्ली एम्ब्रियो सब सेम है, सब सेम है. क्लोविस आप अब ज्यादा बोर कर रहे हैं बच्चों को. अब एनिमल्स हैव ए कॉमन एंसेस्टर. ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं इस बात को, है ना. चलिए क्लोविस थोड़ा फास्ट. बायोजेनेटिक लॉ और रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं. प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल. उन्होंने पहले बोल दिया था, फिर वॉन बेयर ने उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दिया. सो द लॉ वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल. Ontogeny repeats phylogeny, which means the developmental history of an organism repeats the evolutionary history of its ancestor. एंड वॉन बेयर ने फिर उसको बताया कि सिर्फ अर्ली एम्ब्रियोज में, एडल्ट में नहीं मिलते वो फीचर. एनसीईआरटी में साफ ये बात लिखी हुई है कि एडल्ट में नहीं मिलेंगे. अर्ली एम्ब्रियोज में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो सेम है, बात सही है, लेकिन वो एडल्ट्स में नहीं है. एनसीईआरटी में इट्स गिवन देयर. सो टैडपोल रिजेंबल्स फ्रॉग, ये बात आपको 11 से बताई जा रही है. दिस इज व्हाट यू कैन सी. Tail, gills and two-chambered heart like that of a fish. It's present in tadpole. और फिर मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बन रहा है. और फिर ये लार्वा का कैटरपिलर, क्लोजेस्ट एंसेस्टर, द एनिलिड इन द बॉडी फॉर्म. ये देखिए बिल्कुल एनिलिड की तरह था. यू कैन सी द स्क्लाइटेलम ऑफ द एनिलिड. तो इन द एम्ब्रियोज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स हार्ट इज इनिशियली टू चेम्बर्ड एज इन फिश. तो वो भी पता चल रहा है कि देखिए हम अपने एंसेस्टर से रिजेंबल कर रहे हैं. 3 चेम्बर्ड एज इन एम्फीबियंस बाद में, एंड देन इट केम टू डबल सर्कुलेशन, 4 चेम्बर्स एज इन बर्ड्स. Yeah, this was the early diagram. You can see the mammalian heart. Of course, the bird also has the same. Clovis, next please. The question is here. Biogenetic law or theory of recapitulation was proposed by. It's very simple बच्चों, आप तो फटाफट बता देंगे. वॉन बेयर है ही नहीं. वॉन बेयर ने तो उसमें रिफाइनमेंट किया था, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि एडल्ट्स में वो चीजें नहीं दिखती जो अर्ली एम्ब्रियोज में है, बट अर्ली एम्ब्रियोज में कॉमन है. तो बायोजेनेटिक लॉ प्रपोज कर दिया किसने? क्लोविस. भी बताएंगे, बच्चे ही बता रहे हैं. Yes, you are right. It's Ernst Haeckel. Next question, father of modern embryology. More. It's not More, it's More, or Spencer, or Von Baer, or Haeckel. अभी पढ़ा आपने क्लास में. Who was it? Yes, you are right बच्चों. Clovis was the right answer. देखिए बच्चों के आंसर की तरह है. Yes, सबने सही लगाया है. Von Baer. Then comparative anatomy. Homologous organs, organ which have similar structure and different function, but not necessarily the same function. Not necessarily the same function. Wings of, not wings, but the forelimbs, you know, flippers of seal, wings of bird, tagium of bat, it's called tagium, the skin expansion, forelimbs of horse and human arm.
एंड दे आर फॉर्म ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? एनिमल ऑफ ए सर्टेन हैबिटेट एंटर इनटू डिफरेंट हैबिटेट, दे इवॉल्व इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ये बात आप समझ लीजिए। जो एडैप्टिव रेडिएशन है, चार्ल्स डार्विन उनके जिस शिप पर वो सेल कर रहे थे उसका नाम था एचएमएस बीगल। एनसीईआरटी में नाम है, इसको भूलिएगा मत, नीट में आ सकता है। ठीक है ना। और ये सारी देखिए ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट पर आप देखते हैं कि जो मार्सुपियल हैं, पाउच बियरिंग एनिमल्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये सब वहीं पर हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे बहुत अलग हो गया था, बिल्कुल दूर, और वहां के एनिमल्स का किसी से कंपटीशन नहीं था। ठीक है, और वहां के जो प्लासेंटल मैमल्स हैं वो भी। एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स व्हिच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। Appendages of vertebrates such as flippers of whale, wings of bat, forelimbs of horse, paw of cat and hand of man. Same structure but different functions. Analogous organs, different structure but same function. जैसे कि आप बोलेंगे फूड स्टोरेज के लिए पोटैटो में स्टेम है और स्वीट पोटैटो में क्या है बच्चों? रूट। Organs which have dissimilar structure and origin but perform the same function. Analogous organs convergent evolution से आए। एक को याद कर लीजिए कि एनालोगस कन्वर्जेंट से आए, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि जो होमोलोगस हैं वो डाइवर्जेंट से आए हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए एक ही काम करने के लिए। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड और डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर बॉडी फॉर्म्स। विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड बर्ड, दोनों उड़ने के काम में आ रहे हैं, स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट हैं, बिकॉज बैट इज अ मैमल एज यू नो, और बर्ड अपने आप में एक हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है, और जो बटरफ्लाई है दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा फाइलम। When different animals live in the same habitat, they tend to show similarity in body form. For example, shark and whale have the same body form, such as both live in aquatic environment, as you can see. But whale is a mammal, as you know. Shark is a cartilaginous fish, you know. Earthworm and snake have the same body form, but both live in burrows. This type of evolution is called convergent. All right, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे, बट हम में कैसे हो गए? हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल थे और हम में वो नॉन फंक्शनल हो गए। दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप जानते हैं। ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रिच विंग्स, सेमी ल्यूनर फोल्ड या निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, कॉक्सिस, ईयर मसल, ये जो हमारा ये लॉब्यूल है, दिस इज आल्सो वेस्टिजियल। थर्ड मोलर, विजडम टूथ, वेस्टिजियल। In man there are nearly 180 different types of vestigial organ। जब आप मेडिकल कॉलेज में मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा, अभी तो 4-5 ही जानते हैं 12th के लेवल पर। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, है ना। नेक्स्ट, अब ये आप छोड़ सकते हैं कि वीडाशीन में क्या बोला, मूविंग म्यूजियम ऑफ एंटिक्स ह्यूमन बॉडी है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, यू कैन लीव इट। Hind limbs in python, hind limbs in pelvic girdle in whale, wings of flightless bird, vermiform appendix, coccyx, plica semilunaris, vestigial nectitating membrane, auricular muscles that move the pinna, hair on the body, mammary glands in males, ये सब। Atavism, reappearance of ancestral character, that's all। एंसेस्टर कैरेक्टर अगर फिर से आ जाएं तो उसको बोलते हैं एटाविज्म, दैट इज ऑल। देखिए ये दुम आ रही है यहां पर, ये टेल आ रही है, और फोल्डेड फिंगर्स, जुड़ी हुई उंगलियां, एटाविस्टिक ऑर्गन्स, ये सब कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। एविडेंसेस फ्रॉम सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो सब आ गया जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों।
और ये डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं जो अब आपके सिलेबस से ही बाहर हो गई हैं। इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, सब में माइटोकॉन्ड्रिया, या बैक्टीरिया में उसकी जगह मीसोजोम है। एज यू कैन सी कि सब में पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, राइबोसोम पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार है यहाँ पर। DNA has the same 4 types of nucleotides A, T, G, C along with sugar and phosphate. Yes or no? All the proteins are synthesized from different combination of same 20 amino acids. That you know. Genetic code is virtually the same everywhere in all organism. You know that. अगर phenylalanine को कोड कर रहा है UUU तो सब में UUU phenylalanine को कोड करेगा from bacteria to humans. सब में सारे केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन सब एक ही तरह से हो रहे हैं, एंजाइम, हार्मोन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यू नो, दे इंडिकेट द रिलेशनशिप अमंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ के सब कॉमन सेल एंसेस्टर से आए हैं। क्वेश्चन, organs which have similar structure and origin but not necessarily the same function are called, जल्दी से बच्चे बताएं, क्लोविस आप बताइए फटाफट। It is homologous organ. Moving on to the next question. The organs which have dissimilar structure and origin but perform same function. Yes, क्लोविस, okay, बच्चों को पता है हमारे analogous organs. Mammary glands of male is an example of, अभी पढ़ा आपने, 2 is the right answer. Very good, क्लोविस, keep it up. बच्चों ने पहले ही उसको बता दिया था, आपसे फास्ट हैं क्लोविस हमारे बच्चे, मेरे बच्चे क्लोविस से फास्ट हैं, हाँ या ना, जल्दी बोलिए चैट बॉक्स में। यस, शाबाश। Organs that are common in embryonic origin and have the same fundamental structure but perform different functions are called, it's very very easy, homologous organs. And the last question, I think it is the last one, wings of insects and wings of birds are example for analogous organs, right? अभी पढ़ा बच्चों ने। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, इसमें ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमारी बुक में बहुत थोड़ा सा इसको बताया हुआ है। लेमार्क ने बोला था कि जो ऑर्गन यूज होंगे वो बढ़ जाएंगे, जो डिसयूज होंगे, जो यूज नहीं होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर इनके अगेंस्ट में ऑगस्ट वाइजमैन खड़े हो गए, उन्होंने चूहे की दुम को कई सारी जनरेशन तक काटा लेकिन उनको टेललेस माउस नहीं मिला, ठीक है। बट लेमार्क की बुक फिलोसफी जूलॉजिक, इट्स वेरी वेरी फेमस। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, लेकिन डार्विन कुछ और ही कहते हैं, वो कहते हैं कि 2 तरह के जिराफ थे, लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले। जब नीचे के पेड़ खत्म हो गए तो नीचे के जिराफ जिनकी गर्दन छोटी थी वो भी खत्म हो गए, लंबी गर्दन वाले बच गए। वो कहते थे दोनों थे लेकिन फिट सरवाइव करा, ये कहते थे कि नहीं, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। अब देखिए पुअर आईसाइट ये पास हो रही है ग्रैंड पेरेंट्स से जनरेशन में, और फिर बच्चों में भी चश्मे लग रहे हैं। Whenever the environment of certain organism undergoes some changes, it forces the organism to use certain organs more and put certain other organs to disuse. Organs that are used or more will increase in size and those not used continuously will degenerate. Such characters that are developed during the lifetime of an organism are called acquired characters, are passed on to the next generation. Elongation of neck and forelimbs in giraffe, absence of limbs in snake. डार्विन क्या बोलते थे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द डार्विनिज्म। एनसीईआरटी में एक एक दो लाइन इनके बारे में है। मच इन्फ्लुएंस बाय 3 पब्लिकेशंस, Essay on the Principle of Population of Thomas Malthus, the name is given in NCERT book, Thomas Malthus. Sir Charles Lyell, entitled Principles of Geology and the Tendency of Varieties by Alfred Russel Wallace, ये भी नाम NCERT में है। Darwin publishes theory in his book The Origin of Species by Means of Natural Selection. Nature selects for fitness, और फिटनेस का मतलब डार्विन के हिसाब से क्या था? जो ज्यादा प्रोजेनी छोड़े वो ज्यादा फिट माना जाएगा। तो सेवरल फैक्ट्स पर ये थ्योरी इज बेस्ड सी ऑब्जर्वेशंस पर और इन्फेरेंस पर, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन यू नो,
नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, और रिप्रोडक्टिव जो कम होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बढ़ जाएगा। would increase the ability to reproduce and leave more fertile offsprings. This was the view of Darwin. The fittest organism कहलाते हैं ये। Questions? किस किताब में लेमार्क का आया था? बहुत फेमस बुक, जल्दी से क्लोविस बच्चों को बताइए। बच्चों ने भी सही आंसर लगा दिया है, राइट? फिलोसफी ज़ूलॉजिक। नेक्स्ट, Lamarck cited the example of giraffe to explain use of an organ, misuse of an organ, use of organ, or disuse. You know this. Use of organ. The term mutation was coined by, this is very, very famous name, you should not forget. Hugo de Vries, Bateson, Darwin, or Thomas Hunt Morgan. Yes, it was Hugo de Vries. आप जानते हैं ओइनोथ्रा लेमार्कियाना पर इन्होंने काम किया था। एल्फ्रेड रसल वॉलेस है ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एक ही होते हैं। जो इवोल्यूशन को पढ़ते हैं वो नेचुरलिस्ट हैं। मलाया आर्चिपेलागो, एनसीईआरटी में ये पूरा लिखा हुआ है। had come to the conclusion similar to those of Darwin around the same time, लेकिन डार्विन ज्यादा फेमस हो गए, जबकि एल्फ्रेड वॉलेस ने भी वही काम किया था उसी टाइम पर। डार्विन कहां पहुंचे थे? रसल वॉलेस वेंट टू मलाया आर्चिपेलागो, और डार्विन कहां पहुंचे थे? बहुत फेमस हैं, ग्रुप ऑफ 2022 स्मॉल आइलैंड्स, द गालापागोस। डार्विन वहां पहुंचे थे, डार्विन्स फिंचेस वहां उनको वहीं से रिपोर्ट हुई हैं। सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था? पॉल्यूशन नहीं था। तो जो पेपर्ड मॉथ होता है, बिस्टन बेटुलेरिया, वो ग्रे कलर के ज्यादा थे, क्योंकि वो ट्री की बार्क पे जो लाइकन्स जमा होते थे उन पे वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, और ब्लैक वालों को प्रीडेटर बर्ड्स खा जाती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ, तो लाइकन्स खत्म हो गए, ट्री बार्क फिर से डार्क कलर में आ गई, तो डार्क कलर मॉथ कम जो थे वो बढ़ गए, क्योंकि वो हाइड हो गए, कैमोफ्लेज हो गए, और जो लाइट कलर वाले थे वो कम हो गए। तो दिस इज इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, के मिलेनाइज मॉथ बढ़ गए इंडस्ट्रियलाइजेशन से। यू कैन लीव दिस नेम, but you can see this. These are peppered moths, Biston betuleria, birds इनके predator हैं, in two colors, gray and black. Light and dark forms of peppered moth. Prior to industrial revolution, the gray moths were abundant. During the industrial revolution, the black forms were more and the gray forms were less in industrial cities like Birmingham. Biston betuleria, the peppered moth. मिलेनिन के फॉर्मेशन की बेसिस पर बोथ फॉर्म्स फ्लाई ड्यूरिंग नाइट, बोथ फॉर्म रेस्ट ऑन ट्रीज ड्यूरिंग डे। अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आप देख रहे हैं बिल्कुल ये ट्री की बार्क में छुपा हुआ है ये ग्रे वाला, क्योंकि लाइकन्स जमा है सभी, ठीक है ना। लाइट फॉर्म्स वर कॉमन थ्रू आउट द ब्रिटेन, डार्क अरोज बाय रैंडम म्यूटेशन वेरी रेयर। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लाइट पेपर्ड मॉथ इन नॉन पॉल्यूटेड एरियाज, ट्री ट्रंक्स कवर्ड विद पेल कलर्ड लाइकन्स एज यू कैन सी, और डार्क वाले आराम से इसमें ट्रैप हो जाते थे या इनको कैप्चर कर लेते थे इनके प्रेडेटर बर्ड्स। मॉथ कैमोफ्लेज वेल अगेंस्ट पेल बैकग्राउंड, डार्क फॉर्म्स इजीली सीन एंड ईटन बाय प्रेडेटर बर्ड्स। सर्वे इन 1950s आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए अब डार्क, क्योंकि लाइकन खत्म तो ट्री की बार्क फिर से डार्क कलर में आ गई और डार्क मॉथ छुप गए वहां पर, कैमोफ्लेज हो गए। Pale and form most abundant in non-industrial areas, dark form most abundant in areas suffering from heavy air pollution, because lichens are sensitive to air pollution. So reason for the change, now you know. Toxic gases kill lichens, soot particles darken the tree trunk, dark colored can hide well and favored by natural selection. This is what Darwin talked about. So moving ahead, let us now see what is going to happen for द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन जो हम अब आगे देखने जा रहे हैं, उसमें अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी, और क्लोविस हमें अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर के चलेंगे। म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशंस आर सडन रैंडम इनहेरिटेबल चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गेनिजम्स। और ये बात सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि म्यूटेशन जब तक इनहेरिट ना हो, है ना, तब तक ये माना ही नहीं जाएगा कि वो म्यूटेशन है। ऑल राइट,
दिस वॉज प्रपोज्ड बाय द मोस्ट फेमस नेम, जिसकी बात हम शुरू से करते आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ह्यूगो डेवरिस। ह्यूगो डेवरिस क्या बोलते हैं? उन्होंने ओइनोथरा लेमार्कियाना पर काम किया, दैट इज इवनिंग प्रिमरोज, ओइनोथरा लेमार्कियाना। इन इंग्लिश इसको बोलते हैं इवनिंग प्रिमरोज। और ये डच बॉटनिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन आल्सो, राइट। क्लोविस आगे बताएं, he found 4 different forms in Oinothra lemarkiana commonly called evening primrose. Same thing is repeated. This is Oinothra lemarkiana. He found 4 different forms, right? Now moving on to questions. जितना भी पार्ट अभी तक हमने देखा है उसके क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डार्विन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए डार्विन? मैकेनिज्म बाय विच वेरिएशंस अकर, और occurrence of vestigial organs, or did not distinguish between somatic and germinal variation, or all of the above. Now Clovis will help my students. Clovis जल्दी से बच्चों को आंसर बताइए, बच्चों के पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एग्जाम बच्चों का आने वाला है। So the right answer is all. तो इसको आप टिक कर लीजिए, स्टेटमेंट बना लीजिए इनके कि ये क्वेश्चन ये जितनी भी तरह से पूछा जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डार्विन क्या क्या नहीं बता पाए थे, वो तीनों स्टेटमेंट यहां पर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G. Clovis, mutation theory was proposed by, it is very simple for all of the students, it was Hugo de Vries, yes or no? Next question. Okay, so now they are moving on not to the question but mechanism of evolution. Evolution की mechanism क्या है? NCERT में बच्चों इसके लिए अलग से एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन एक ही पैराग्राफ है। The process by which variations appear and new species are formed is called the mechanism of evolution. Some of these mechanisms include deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. वो क्या होता है अभी आगे डिस्कस हो जाएगा। Different types of evolutionary forces leading to speciation, and this is very very important. Hardy-Weinberg equilibrium, NCERT ने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हार्डी और वेनबर्ग ने ये बोला कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है जब तक ये एग्जिस्ट करेगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा, और इन्होंने ये भी बताया कि P प्लस Q का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, और ये मैथ्स का बहुत सिंपल एक्सपेंशन है, आप जानते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या बनता है? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये कोई नई चीज बच्चों के लिए नहीं होती, क्योंकि जेनेटिक्स में वो हमेशा से पढ़ करके आए हैं कि जब कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से होता है तो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी। यस और नो? अब जब हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इज क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या मिलता है? कैपिटल टी एक, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। सेम थिंग यहां पर आ गई। हार्डी वेनबर्ग ने स्मॉल पी को बोला डोमिनेंट एलील, ये रही, और स्मॉल क्यू को बोला रेसेसिव एलील, ठीक है ना? तो वही सेम थिंग यहां पर आ गई। उन्होंने बोला कि जब तक ये कांस्टेंट रहेगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है, ये रेसेसिव एलील है। कैपिटल टी इज डोमिनेंट एलील, रेसेसिव स्मॉल टी इज रेसेसिव एलील। तो उन्होंने बोला कि जब तक एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो कोई वेरिएशन नहीं आएंगे। और फिर ये भी बताया कि 5 ऐसे सोर्सेज हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो 5 सोर्सेज हैं वेरिएशन के, राइट? जो भी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा वही बन जाएगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, और वो 5 होते हैं, इसको भूलना नहीं है। क्या क्या है वो 5? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नंबर 1, जीन माइग्रेशन नंबर 2 जिसे जीन फ्लो भी कहते हैं, म्यूटेशन नंबर 3, नेचुरल सिलेक्शन नंबर 4 एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट नंबर 5। ठीक, यहां पर आपको एक नई चीज भी आज क्लास में देखने को मिलेगी बच्चों, दैट इज जेनेटिक लोड। वो आप सीखेंगे कि क्या होता है। मूविंग अहेड, so Hardy-Weinberg's equilibrium, this was explained independently by Hardy from UK and Weinberg from Germany. It is a principle stating that
Allelic frequency in a population will remain constant from generation to generation under certain condition. और अगर कोई भी चीज इसको डिस्टर्ब करती है तो फिर म्यूटेशंस होंगे, वेरिएशंस आएंगे. ये जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से ही आए, किसी भी चीज से आ सकते हैं. जेनेटिक रिकम्बिनेशन से भी आ सकते हैं, जीन फ्लो से भी आ सकते हैं जिसको जीन माइग्रेशन बोलते हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी आ सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन से भी आ सकते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम. Any deviation from one or more of these conditions will disturb the equilibrium by changing allelic frequency or genotypic frequency or both. These changes in frequencies are significant in producing variations which are the raw material for organic evolution. Right? तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी किसकी? एलील की. कि डोमिनेंट कम हो जाए, रेसेसिव बढ़ जाए तो चेंज आ जाएगा. यस और नो? कोई भी फैक्टर अगर एलील की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है, चाहे वो जीन माइग्रेशन हो, कि कोई बंदर इंग्लैंड से अगर कोई बंदा है और वो आकर के सपोज अफ्रीका में सेटल हो जाए, नेग्रो से शादी कर ले, तो फिर वहां पर वेरिएंट्स मिलेंगे. तो क्या हुआ? एक जगह से जीन माइग्रेशन हुआ दूसरी जगह पर, दोनों जगह का जीन पूल डिस्टर्ब हो गया. जीन पूल किसे कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड ऑल देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड द जीन पूल. So it is a mathematical model which explains the genetic equilibrium in a population. In a stable population for a gene with two alleles, suppose capital A dominant and small a is the recessive allele, three genotypes namely capital A, capital A, capital A, small a and small a are possible. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना? तीन मैंने आपको दिखाए थे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. व्हाट स्टेज नेक्स्ट? अब यहां पर जैसे देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए. ठीक है, तो ये यहां पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है. अब ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक ये थोड़ा सा डायग्राम ब्लर्ड है, बट डोंट वरी, जो मैंने आपको पी प्लांट से दिखा दिया वो बहुत सिंपल है, उससे बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता. इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैपिटल ए इज स्मॉल p एंड दैट ऑफ स्मॉल ए इज स्मॉल q, देन द जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब इसको हम इस तरह से देखते हैं. सपोज हमने बोला कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है. हमने बोला कि डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी 0.6 है. जब डोमिनेंट बोल रहे हैं तो 0.5 से ज्यादा होगा ना, मिनिमम 0.51 तो होगी, डोमिनेंट है. और रेसेसिव की फ्रीक्वेंसी रह जाएगी फिर 0.4. इन दोनों का सम कितना हो गया? 1.0. ये यहां पर बताया जा रहा है. अब ये इसको जरा हम फॉर्मूला में पुटअप करके देखते हैं. पी स्क्वायर कितना हुआ? 0.36. ठीक. क्यू स्क्वायर कितना हुआ? 0.16. ठीक है ना? अब रह गया 2pq, p इंटू क्यू, 6 4 24 इंटू 2pq कितना हो गया? 0.48, 0.42 का डबल. p और q 6 4 24 इंटू 2 48. इनका भी टोटल 1 आना चाहिए. 8 6 14 एंड 6 20 का 0 कैरी 2 2 प्लस 4 6 1 7 एंड 10. ये आ गया साहब, ये भी 1 आ गया. तो ये हर तरह से 1 आता है, कैसे भी आप देख लीजिए. ठीक है ना? ये हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल है. अगर ये फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई किसी भी वजह से, 5 सोर्सेज में बार बार बता रहा हूं. ठीक. यहां पर आपको एक और दिखेगा, उसको भी हम लिंक कर लेंगे. ठीक है, 5 ही एनसीईआरटी में मेंशन है. क्या क्या है वो? व्हाट आर दोस 5 सोर्सेज? फिर से रिपीट कर कई बार ऐसा निकल जाता है मुंह से, फिर से रिपीट करते हैं. रिपीट तो खुद ही दोबारा होता है ना बच्चों. बहुत सारे लोग बोल जाते हैं फिर से रिपीट करते हैं. ऑल राइट. तो कई बार मजा भी लेना चाहिए, और पढ़ाई तो मजा लेकर के ही होती है ना, कोई टेंशन लेकर के कभी पढ़ाई नहीं होती. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज वन ऑफ देम, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, देन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. यहां पर हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं जिससे कि हमारे बच्चों को क्लियरली दिखाई दे व्हाट इज रिटन. ऑल राइट. हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को देखिए किस तरह से इन्होंने
एक्सप्रेस किया हुआ है यहां पर। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। In mathematical terms, if p plus q whole square is equal to 1, then p plus q is equal to 1, where p is equal to frequency of the dominant allele, q is equal to the frequency of the recessive allele, p square is frequency of the homozygous dominant genotype, q is 2pq is the frequency of the heterozygous dominant genotype, q square is the frequency of recessive genotype. Now moving on to the question, G. Clovis क्या बता रहे हैं? According to Hardy-Weinberg equilibrium, allelic population constant, frequencies changes, allelic size, allelic frequencies in a population will remain constant. So it is a direct question, right? And क्लोविस ने बहुत जल्दी कर दी और बच्चों ने भी इसका आंसर सही दिया होगा, बहुत ही जल्दी आंसर आ गया सबको। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम इन दैट। allelic frequencies in a population will remain constant always. ठीक है, नेक्स्ट वन। So it says variations are raw materials for, of course हम जानते हैं कि वेरिएशन होंगे तो इवोल्यूशन होगा। इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन और बायोलॉजी। The right answer is evolution. The mathematical model of genetic equilibrium, that is Hardy-Weinberg's equilibrium, and it is again a direct question बच्चों। p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Next question, wrong statement in Hardy-Weinberg principle is size of the population should be large, mating should be random, all the members of a population should not be homogeneous in a age or homogeneous in age, and all of them wrong. So this is the right answer. All the members of a population should not be homogeneous in age, है ना? ये wrong statement है Hardy-Weinberg equilibrium में, क्योंकि ये तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि सबकी एज भी डिफरेंट आ रही है ना? और ये कह रहे हैं नॉट बी होमोजेनस, दे हैव टू बी होमोजेनस, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इवोल्यूशनरी फोर्सेस। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 5 सोर्सेज हैं वेरिएशन के, और यहां पर देखिए आपको 3 वही मिलेंगे, एक चौथा और नया मिलने वाला है, जेनेटिक लोड। The forces that bring changes in the gene pool of population are called evolutionary forces. और gene pool क्या बताया मैंने? Total number of genes and all their alleles in a population. उसको बोलते हैं gene pool. That is called the gene pool. They include natural selection, जो डार्विन ने बताया। डार्विन क्या कहते थे? Nature selects for fitness. और फिट किसको बोलते थे? जिसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, जो अपने पीछे सबसे ज्यादा प्रोजेनी छोड़ करके जाए, वही फिट माना जाता है। नेचुरल सिलेक्शन उसी को बोलते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा बंदा प्रोजेनी छोड़ रहा है या स्पीशीज अपनी प्रोजेनी छोड़ रही है, वो फिट है। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस। जेनेटिक फ्लो और जीन फ्लो। जेनेटिक लोड, ये आपके लिए एक नई चीज आ रही है, लेकिन इसको हम लिंक करके देखेंगे क्या बता रहा है। ये कुछ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, और एनसीईआरटी में ये 4 जेनेटिक ड्रिफ्ट भी गिवन है। ठीक है, 2 और गिवन है, म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट? ये बिल्कुल अलग सी एक चीज बच्चों के लिए नई आ जाती है, बट ये बहुत आसान है, आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन, ऑफ कोर्स नेचुरल सिलेक्शन, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जब एक ही पॉपुलेशन में एक ही तरह की चीज हमको बढ़ती हुई मिले। सपोज अगर हम किसी पॉपुलेशन में एज ऑफ द इंडिविजुअल देख रहे हैं या हाइट ऑफ द इंडिविजुअल देख रहे हैं, और वो हाइट मीडियम साइज के इंडिविजुअल सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। ठीक है, या हम ये बोल रहे हैं कि वो जो पीक है वो लेफ्ट या राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, के कम हाइट वाले ज्यादा हो रहे हैं या ज्यादा हाइट वाले ज्यादा हो रहे हैं। और अगर हमें मीन वैल्यू के लेफ्ट और राइट पर 2 पीक मिले कि छोटे और बड़े साइज वाले ज्यादा हैं, छोटे और बड़े साइज वाले बराबर हैं, मीडियम वाले कम हो गए, 2 पीक मिल जाएं, तो उसको बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखिए इसको, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। अब देखिए स्टेबलाइजिंग में मीडियम साइज इंडिविजुअल बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये पीक राइट साइड पे शिफ्ट हो गए और यहां हमको 2 मीन वैल्यू के अलावा वैल्यूज मिल गई, मीन वैल्यू से डेविएट हो गई, दिस इज डिसरप्टिव। या मीन वैल्यू से राइट या लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए तो डायरेक्शनल। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में बहुत सिंपली डिफाइंड है। मूविंग अहेड, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन भी इसको बोलते हैं, और इतनी डिटेल एनसीईआरटी में है नहीं। दिस सिलेक्शन ऑपरेट्स इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। In this process, the organism with average phenotype are preserved, whereas the extreme individual form both the ends or are eliminated.
मीडियम साइज बढ़ते जा रहे हैं, एक्सट्रीम वाले खत्म हो रहे हैं। एज यू कैन सी ब्लू और ग्रे कम हो रहे हैं और ये ग्रीन वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्लू ग्रीन वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। Hence, this does not promote any evolutionary change that leads to speciation. What is that? Formation of new species. Speciation means formation of new species, but maintaining the phenotypic stability within the population over generations. For example, in England, weights of newborn babies were studied in a large sample. Greater mortality was found in the babies whose weight was greater or lesser than the average weight of 8 pound. तो इससे कम या ज्यादा जो थे उनमें ज्यादा बेबीज मर रहे थे, तो ये वाले बढ़ते चले जा रहे थे। डेथ रेट, डायरेक्शनल सिलेक्शन, दिस सिलेक्शन ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट व्हिच ग्रेजुअली अंडरगोस चेंजेस। क्लोविस ऐसा मत करा करिए कि बच्चों के पढ़ने से पहले ही क्लोविस जो है वो समझते हैं कि भाई बच्चों ने एक ही झलक में क्लोविस की बात समझ ली, ऐसा नहीं है। क्लोविस रिमाइंड करा दूं मैं सबको, अगर भूल गए हो, क्योंकि क्लास काफी देर से चल रही है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्लोविस, जो कि आपकी बात को भी समझता है, हमारी बात को भी समझता है और धीरे धीरे हमको चीजें दिखाते रहते हैं। यस क्लोविस, तो क्या कहते हैं? दिस सिलेक्शन ऑपरेट्स इन एन एनवायरनमेंट व्हिच ग्रेजुअली अंडरगोस चेंजेस। इट वर्क्स बाय कॉन्स्टेंटली रिमूविंग द इंडिविजुअल फ्रॉम वन एंड and constantly shifting the average value of fitness towards the other end of the phenotypic distribution. अब देखिए ये कर्व राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, in the case of giraffe, the average value of the length of the neck shifted towards the long neck. अब देखिए इसके लिए लेमार्क ये बोलते हैं कि भाई जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी और जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, ऊपर की पत्तियां खाने के लिए उसने गर्दन उसकी लंबी होती चली गई। लेकिन डार्विन ये बोलते हैं कि छोटी गर्दन वाले जिराफ भी थे और लंबी गर्दन वाले जिराफ भी थे। नीचे के पेड़ जब खत्म हुए तो छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए और लंबी गर्दन वाले रह गए, ऐसा डार्विन बोलते हैं, ठीक है। Stabilizing selection takes over the directional selection once the average value of the phenotype coincides with the new optimum environmental condition. The development of resistance to DDT by mosquito is another example for directional selection. हम जितना ज्यादा कोशिश कर लें कि हम पैथोजन को खत्म करें दवाओं से, उतना ही पैथोजन भी वायरुलेंट होता है। इसको विशियस सर्कल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड विशियस सर्कल। डिसरप्टिव सिलेक्शन सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है। This type of selection operates when homogeneous environmental changes or environment changes into a heterogeneous type. In this process, the organism of both extreme phenotypes are selected while the individuals with average phenotype are eliminated. ये देखिए इसमें ग्रे और ब्लू बढ़ गई और ब्लू ग्रीन वाली खत्म हो गई। मीन वैल्यू से हट करके पीक बढ़ रही है लेफ्ट और राइट पर। डिसरप्टिव सिलेक्शन, शॉर्ट और लॉन्ग बढ़ रहे हैं, मीडियम वाले कम हो गए। दिस कैन स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर सब पॉपुलेशंस स्पीशीज पॉपुलेशन। Though it is a rare form of selection, it can lead to formation of 2 or more different species. It is also called adaptive radiation, कि एक जगह से शुरू हो और लिटरली रेडिएट करता चला जाए डिफरेंट एरियाज ऑफ द ज्योग्राफी में। जैसे डार्विन्स फिंचेस सबसे अच्छा एग्जांपल है एडाप्टिव रेडिएशन का। इफ द टू सब पॉपुलेशन डू नॉट इंटरब्रीड सेक्सुअली आइसोलेटेड, दे डेवलप इनटू न्यू स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, डार्क एंड लाइट कलर्ड स्पीशीज इन वेस्टर्न बिटिलेरिया, ये वही पेपर्ड मॉथ है जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, उसी की बात हो रही है। ग्रे एंड डार्क, दैट इन्हीं को बोलते हैं मेलेनाइज मॉथ। मेलानिन पिगमेंट हमारे पास भी है, जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। डार्विन्स फिंचेस विद डिफरेंट शेप्स ऑफ बीक्स, सबकी चोंच अलग अलग है। मतलब ये माना जाता है कि पहले ये सब वेजिटेरियन फिंचेस थी या ये सीड ईटर थी, ठीक है, और उसके बाद में ये इंसेक्ट ईटर बन गई और इनकी मॉडिफिकेशन हो गया बीक में, ठीक है, बीक में इनकी मॉडिफिकेशन हो गया। Sunflower population in California, which is split into 2 subpopulation, of which one was adapted to dry area and the other was adapted to wet area. ये देखिए डिफरेंस देख लीजिए आप।
एक वेट एरिया में अडाप्ट हो गया। क्लोविस बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं स्लाइड को, लगता है उन्हें कि भाई बच्चों ने अब ये समझ लिया होगा, बच्चे समझ भी जाते हैं, बट एक बार डिस्कस करना अच्छा रहता है। ड्राई एरिया में आप देखिए कि जो पेटल्स हैं, एक्चुअली ये पेटल नहीं है, हम जानते हैं कि सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स होते हैं और बीच में डिस्क फ्लोरेट होते हैं। ये रे फ्लोरेट, ये डिस्क फ्लोरेट्स है ना। तो इनके जो रे फ्लोरेट्स हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं, बड़े अच्छे हेल्दी हैं, और ये बहुत छोटे छोटे हैं, है ना, साइज भी कम रह गया, लेकिन अडाप्ट कर लिया इसने ड्राई एरिया में। और ये कहां पर आ गया? वेट एरिया में। जेनेटिक लोड, अभी देखिए एनसीईआरटी से अलग हट करके टॉपिक आ रहा है, बट आप इसको समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है। डिलीटीरियस जीन, डिलीटीरियस जीन अगर पॉपुलेशन में है तो उसको नाम दे दिया जाता है जेनेटिक लोड। क्या मतलब हुआ? जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, ये आप पढ़ते हैं चैप्टर 5 में, ये मैंने आपको बोला था कि आप इसको लिंक कर लेंगे। और सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? म्यूटेशन हुआ था। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था? सब्स्टिट्यूशन हुआ था, राइट। और आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव और सर्कुलर से सिकल शेप हो गया था। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली सेम गिवन है। आप देख सकते हैं कि एडेनिन की जगह थायमीन आ गया, यहां थायमीन की जगह एडेनिन आ गया, तो आरएनए जीएजी से जीयूजी बन गया। और जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसकी 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। एज दे आर शोइंग हियर, 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया। इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर सिकल सेल जीन यूजुअली डाई अर्ली ड्यू टू एनीमिया, खून की कमी हो गई। और जिनके पास एचबीएस है, क्योंकि वो तो हेल्दी हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, कैरियर्स हैं, और एडिशनली उनको क्या मिल गया? रेजिस्टेंस टू मलेरिया, क्योंकि आरबीसी का वॉल्यूम कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है। एक एलील है वहां पर, एसिम्टोमेटिक है, और रेजिस्टेंस डेवलप कर ली मलेरिया के लिए। सो दिस डिसएडवांटेजियस जीन इज कैरीड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, है तो हमारे लिए नुकसान देने वाला, है ना, एडवांटेजियस नहीं है, डिसएडवांटेजियस है, लेकिन ये जीन अगली जनरेशन में जा रही है कैरियर्स के थ्रू। और आप समझ गए अब कि जेनेटिक लोड यही है कि जो भी डिसएडवांटेजियस जीन्स हैं वो हमारी जनरेशन में चलती चली जा रही हैं थ्रू दीज कैरियर्स। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, है ना। बाय चांस का मतलब, जैसे हम ये मान लें कि भाई पॉपुलेशन अचानक से खत्म हो गई, जमीन का फट जाना, जमीन का बैठ जाना, लैंडस्लाइड्स हो जाना, पूरी की पूरी पॉपुलेशंस खत्म हो जाती हैं, फ्लड आ गया, तो जो ये सोच रहे थे कि हम बढ़ जाएंगे वो खत्म हो गए, और जो ये सोच रहे थे हम खत्म हो जाएंगे वो बढ़ गए। सो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस and not by selection in a small population is called genetic drift or Sewall-Wright effect. एनसीईआरटी में ये नाम गिवन नहीं है बच्चों, बट ये इसका दूसरा नाम भी होता है, सिवल राइट इफेक्ट। देखिए अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ब्राउन वाले ज्यादा हैं, लेकिन ये जीन फ्रीक्वेंसी, ग्रीन यहां थे, ग्रीन यहां भी थे, ग्रीन वाले यहां पर स्टेप ओवर हो गए। Genetic drift tends to reduce the amount of genetic variation within the population mainly by removing the alleles with low frequencies. Suppose for a gene with 2 alleles, the frequency of a particular allele is 1%. ठीक है? The probability of losing that allele by chance from a small population is more, क्योंकि वो कम है. The end result is either fixation, P और Q 1 हो जाए, और loss, P और Q is 0 of that allele. The probability of reaching the end point depends on the size of population. It can be exemplified by the founder effect and bottleneck effect. बोतल की गर्दन से इसको समझेंगे, और फाउंडर इफेक्ट कि कहीं पर पहले कोई भी नहीं था और कोई एक बंदा आकर के वहां मकान बना ले, फिर धीरे धीरे वो अपने रिलेटिव्स को भी बुला ले, तो जो पहली बार आया वो फाउंडर। या बॉटलनेक इफेक्ट कुछ इस तरह से बताता है कि बॉटल एक पॉपुलेशन है, बॉटल एक पॉपुलेशन है, और उस बॉटल में जो भी एलील्स थी, ये बॉटल पलट गई, पॉपुलेशन क्रैश हो गई। पहले ये बॉटल सीधी रखी हुई थी और इसकी नेक पतली है। इसमें हमको क्या लग रहा है
हमारे पास दो एलील्स हैं, ये ब्लू वाली भी हैं और ये रेड वाली भी हैं। ब्लू वाली ज्यादा है, रेड वाली कम है। तो ब्लू को लग रहा था कि हम ज्यादा हैं, हम तो बढ़ते चले जाएंगे, रेड को लग रहा था हम कम हैं, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन क्रैश कर रही, जब पॉपुलेशन क्रैश करती है, ये पॉपुलेशन क्रैश कर गई, तो ब्लू वाली नेक से निकलने में खत्म हो गई और रेड वाली उनके ऊपर से होकर के आराम से बाहर आ गई। ये न्यू पॉपुलेशन बनी। इसमें जो ब्लू वाली आई वो यहां खत्म होने लगी, सब यहीं पर खत्म हो गई और यहां बहुत ही बस एक दो पहुंची और रेड वाली आराम से इनके ऊपर से होकर के बढ़ती चली गई और यहां पर उनका नंबर बढ़ गया। तो जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे थे, रेड वाले जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे थे, उनके एक्सटिंक्शन का पाथ रिवर्ट हो गया। दिस इज जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट। कंप्लीट नेम इज जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है? इफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए पॉपुलेशन स्टार्ट्स ए न्यू कॉलोनी इन एन आइसोलेटेड रीजन, दीज इंडिविजुअल आर कॉल्ड फाउंडर्स। देखिए अब ये रेड और ग्रीन थे, इसमें से रेड चले गए। The allelic frequencies of their descendants are similar to those of the founders rather than to their ancestral parent population. अब जो उनकी अगली जनरेशन आएगी वो उन्हीं की तरह होगी। O positive group in nearly 100% of the red Indians. It means the forefathers of the red Indian tribe were predominantly O positive and they isolated themselves reproductively from other population. अलग हो गए बिल्कुल। And bottleneck effect. Natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, floods reduce the size of a population drastically. After these calamities, the lucky survivors may be genetically different from the original population in their genetic makeup. देखिए अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 यहां पर येलो वाली कम है, रेड वाली ज्यादा है और नई पॉपुलेशन में सबकी सब रेड ही आ गई, येलो बिल्कुल खत्म हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता था कि नई पॉपुलेशन में सिर्फ येलो आती है और रेड बिल्कुल खत्म हो जाती। दिस कंडीशन इज नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट, जैसे मैंने आपको बना करके समझाया है। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्वॉल्व्ड इन क्लेडोजेनेसिस। व्हाट इज क्लेडोजेनेसिस? क्लेडोड किसे बोलते हैं? ट्री को, ट्री लाइक। ठीक है कि एक ब्रांच चले फिर आगे वो ब्रांचेस बढ़ती चली जाएं। एंड क्लोविस आपको बता रहे हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या था ये? जब आपको एक इधर पीक मिल गई और एक इधर पीक मिल गई, लाइक अ ट्री। यही यहां पर इसका मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट, बॉटलनेक इज वन फॉर्म ऑफ जेनेटिक लोड, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इट इज वेरी सिंपल। और कंडीशनल ड्रिफ्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द राइट आंसर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीवल-राइट इफेक्ट, अभी आपने किया है। अगेन ए डायरेक्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द राइट आंसर। यस, अब ये आता है एनसीईआरटी का टॉपिक जो सेकेंड लास्ट टॉपिक माना जाता है एनसीईआरटी के अंदर, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। और इसमें अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो हमें 6 पॉइंट मिलते हैं कि कब कौन आया। ठीक है, और उसकी एक सीक्वेंस बन जाती है कि 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, फिर उसके बाद में 350 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 200 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स खत्म हो गए, और उसके बाद में ह्यूमन इवोल्यूशन। लाइफ might have originated approximately 3000 million years ago. The first cellular forms of life appeared about 2000 million years ago. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस लेक्चर में। MYA million years ago and BYA is billion years ago. ठीक है, Invertebrates originated about 500 million years ago. This is a line of NCERT book. इसको आपको अच्छे से देखना भी है। जॉलेस फिश इवॉल्व ड्यूरिंग द ऑर्डोविसियन पीरियड। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी बुक, बट ये लिखा है कि जॉलेस फिश कब आए थे,
प्रोबेबली इवॉल्व्ड और ये सब एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी है, ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. Fish with a stout and lobe-like fins could move on land and go back to water. They evolved into amphibian. Lobe fin, coelacanth, ये नाम एनसीईआरटी में है. Later amphibians evolved into reptiles, which dominated the terrestrial habitat. वो जुरासिक जो पार्क आप पिक्चर देखते हैं, तो जुरासिक इज द नेम ऑफ द पीरियड. उस पीरियड में कौन थे? रेप्टाइल्स, बड़े साइज के जो डायनासोर थे. और उनके साथ साथ बच्चों कौन थे? टॉल ट्रीज, जिम्नोस्पर्म डोमिनेटेड द अर्थ. डायनासोर्स, द बिगेस्ट ऑफ देम वाज टायरानोसोरस रेक्स व्हिच वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड डैगर लाइक टीथ, खंजर की तरह दांत. लेकिन ये बिगेस्ट कार्निवोर था. बिगेस्ट हर्बीवोर तो इससे काफी बड़ा था, वो भी ब्रैकियोसॉर, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है. ये सबसे बड़ा कार्निवोर था, टी रेक्स और टायरानोसोरस रेक्स. Some of the land reptiles went back into water and evolved into fish-like reptiles such as ichthyosaurs. ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है. इक्थियो का मतलब होता है फिश, मछली, सौर रेप्टाइल या डायनासोर, तो फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है. फिश लाइक रेप्टाइल, जो नाम पहले आया है वो पहले लिया जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में लिया जाएगा. फिश लाइक रेप्टाइल्स, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है. फिश लाइक रेप्टाइल्स. ये रहा इक्थियोसॉर्स. The dinosaurs became extinct by the end of Cretaceous period. You need not to remember, इसको याद करने की जरूरत नहीं. The most successful episode in the history of evolution is the origin of man with language, skill, intelligence and self consciousness. एक्चुअली ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है और इसके साथ साथ जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं चिंपैंजी, वहां पर भी है सेल्फ कॉन्शियसनेस. दो जगह है, ह्यूमन और चिंपैंजी. और ये देखिए किस तरह से चेंजेस आए हैं. पहले हम झुक करके चलते थे, फिर हम सीधे हो गए तो नाम हो गया होमो इरेक्टस. सीधे हो गए, पहले ऐसे चलते थे, अब ये होमो इरेक्टस नाम हो गया. Origin and evolution of man, the last part of the chapter. About 15 million years ago, there used to live certain hominids called Dryopithecus and Ramapithecus. ये बच्चों जो रामापिथेकस नाम है, ये इंडियन लेजेंड में जो हीरो हैं, इस तरह से बुक में लिखा जाता है. राम, उनके नाम पर रामापिथेकस नाम रखा गया है. द हीरो ऑफ द इंडियन लेजेंड. Hairy and walked like gorillas and chimpanzees. The origin and evolution of human beings did not occur in a linear manner. और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं है. तो डिफरेंट बुक्स में ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है. दिस इज ड्रायोपिथेकस एंड दिस इज रामापिथेकस. तो मुझे नहीं लगता कि अब ये नाम रख दिया, लेकिन लोग इन बातों को बुक्स में लिखते क्यों हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है. ठीक है, कि भाई ये नाम क्यों लिखा, कि वो हीरो ऑफ इंडियन लेजेंड पर नाम रख दिया, इस तरीके से ये नाम आ गया. क्योंकि एक्चुअली हमारे एरिया में या हमारा जितना बड़ा देश है, उस एरिया में फॉसिल पाए गए, तो इसलिए नाम भी वहीं पर रखा गया या उसी के हिसाब से रखा गया. Dryopithecus was more ape-like while Ramapithecus was more man-like. आदमियों के जैसे. A few fossils of bones similar to those of men were discovered in Ethiopia and Tanzania, leading to believe that about 3 to 4 million years ago, man-like primates or hominids walked in the eastern Africa. ये रहे hominids. हमारी फैमिली भी hominid ही है. They were probably 4 feet in height but walked upright. सीधे चलते थे, दो पैरों पर, हाथ ऊपर करके. About 2 million years ago, Australopithecus lived in East African grassland. ये रहे. The first human-like being was Homo habilis. They hunted with sharp stone tools but essentially ate fruit. ये एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ लिखा है, ate fruit. कौन? Homo habilis. ठीक है, इसको भूलना नहीं है. होमो हैबिलिस वॉज फ्रूट ईटर. और होमो इरेक्टस के बारे में लिखा है कि वो शायद मीट खाया करते थे. द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग वॉज होमो हैबिलिस. दे हंटेड विद शार्प स्टोन टूल्स. ये रहे होमो हैबिलिस. क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि ब्रेन का साइज 650 टू 800 सीसी.
और हमारा कितना है, रफली 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। ब्रेन साइज बड़ा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, नीएंडरथैलेंसिस एंड होमो सेपियन सेपियन, द लिविंग मॉडर्न मैन। हमारा पूरा नाम होमो सेपियन सेपियन है। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा, इसको जावा नाम दे दिया। जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। 1891 revealed the next stage that is Homo erectus about 1.5 million years ago. ये देखिए आपको स्कल का फॉसिल दिखाया जा रहा है। Cranial capacity of around 900 cc and probably 8 meat. Probable है ये, they are not confirmed, but they probably, they are saying they probably they ate meat. Probability है कि शायद ये मीट खाया करते थे, क्योंकि मीट खाने वालों के कैनाइंस, ये जो कैनाइंस होते हैं ये बड़े हो जाते हैं। Homo erectus and Homo ergaster spread through Africa and were the first to leave Africa. The next important form was Homo neanderthalensis with a cranial capacity of around 400 cc, who lived in East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years ago. Homo neanderthalensis, they use hides to protect their body and bury their dead. और ये चीज अच्छे से याद कर लीजिए। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, देन क्रो-मैग्नन मैन, देन लिविंग मॉडर्न मैन। Later during the Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapien arose in Africa and moved across the continent, first to Africa and then to Europe, and developed into distinct races. Homo sapiens. Cro-Magnon man is known for his cave painting about 18,000 years ago. ये हमसे जस्ट पहले, नीएंडरथल के बाद। इनका नाम है होमो सेपियन फॉसिलिस। नीएंडरथल मैन के बाद एक्चुअली ये सबसे ज्यादा अब तक के इंटेलिजेंट ह्यूमन माने जाते हैं। इनसे बड़ा ब्रेन किसी के पास नहीं था, ठीक, क्रो-मैग्नन मैन, लेकिन इतनी काबिलियत शायद ये संभाल नहीं पाए। उसके बाद में फिर हम लोग आए, थोड़ा सा ब्रेन साइज छोटा हो गया। तो नीएंडरथल मैन के बाद क्रो-मैग्नन मैन, होमो सेपियन फॉसिलिस। क्या नाम है इनका? होमो सेपियंस फॉसिलिस। क्रो-मैग्नन मैन, और हाइट भी सबसे ज्यादा थी इनकी। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years ago. Human settlement started. And this is the end of the chapter and we are here to discuss few MCQs also. बहुत easy हैं, लेकिन जितने भी MCQs हैं आप ये समझिए कि इनके आने के chances नीट के अंदर बहुत ज्यादा हैं। The most successful episode in the history of evolution is of course हमारा evolution, that is man. क्या कहते हैं क्लोविस? Yes, it is man. Hominoids showing resemblance to man, Dryopithecus, और ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, तीसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है हमारे बच्चों को, है ना? क्लोविस बताइए। अरे बच्चों लगता है क्लोविस भी नाराज हो गए। क्लोविस प्लीज मान जाइए, बता दीजिए। ये क्लोविस बहुत परेशान करने लगा है आजकल बच्चों, हैं? चलिए मैं बच्चों की तरफ से मैं बोल रहा हूं, जल्दी दिखा दीजिए। Oh, thank you so much. It is Ramapithecus. Very good. Next is early modern humans of the European region is uniformly called, or sorry, informally इनको क्या बोलते हैं? Of course, Cro-Magnon man. Informally the European region had early modern humans. लेकिन अब हम कौन है? The living modern man, Homo sapiens sapien. So with this बच्चों, this lecture is complete. You can go through it once again. और आप NCERT को भी देखिए, नीट के अंदर बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि आप बहुत अच्छी रैंक पर सेलेक्ट हों सबके सब, ठीक है? सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच।